Alright, so Shiro the topic है that is introduction to epidemiology, and then we will also cover in this video epidemics और उनकी investigation alongside the surveillance. ठीक है, तो दो टॉपिक्स की एक वीडियो, क्योंकि दोनों शॉर्ट टॉपिक्स हैं तो आई फील लाइक एक वीडियो बनाना मुनासिब रहेगा. तो लेट्स बिगिन. तो व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन जो है, इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ determinants, distribution and frequency of health related events. ठीक है, पहले सिर्फ डिज़ीज़ होता था, लेकिन अब ये हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इसका हो गया, क्योंकि सिर्फ ये डिजीज़ के हद तक नहीं है, महदूद नहीं है. वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ट्रॉमा की हिस्ट्री, उसको भी ये कवर कर रहा होता है. ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी बाय डेफिनेशन तीन चीज़ों पे मुश्तमिल हो गया है: डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स. ठीक है, तो इन तीनों का हमें अलग अलग से डिस्कस करना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट एंड फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ या फिर हेल्थ रिलेटेड इवेंट जो है, उसमें हमारे पास इसके तीन पार्ट्स आते हैं. तीन पार्ट्स कौन से? टाइम, प्लेस एंड पर्सन. टाइम मीन्स कि वो डिज़ीज़ जो हो रहा है वो किस टाइम पे आ रहा है. अब ये कैसे होगा? या तो ये हमारे पास एनुअल, लाइक साल में वो एक दफ़ा आने वाला डिज़ीज़ है, तो वो एनुअली एक दफ़ा आता है. या फिर वो सीजनल डिजीज़ हो सकता है, जैसे ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम वगैरह वो हो गया. या तो वो साइक्लिक डिजीज़ हो सकता है, लाइक बिलफर्स कुछ सालों के बाद फिर से उसका आउटब्रेक होता है. जैसे हमारा कोविड वगैरह आ गया, तो वो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, सार्स हो गया वगैरह, तो उसकी फैमिली के हर 10 साल के बाद आउटब्रेक्स आ रहे होते हैं. ठीक है, पहले ये इसका मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी वायरस का हुआ था, फिर उसके बाद सार्स आया था, फिर कोविड आया था. राइट, तो 10 साल के वक्फे के बाद इनके एपिडेमिक्स वगैरह होते रहते हैं. तो ये साइक्लिक पैटर्न होता है. ठीक है, उसके अलावा ये वीकली पैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि अब सिंस हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स की बात हो रही है तो वीकली और डेली भी आ सकते हैं इसमें. सही है, तो ये टाइम का आ गया. फिर हमारे पास आती है प्लेस. प्लेस में हमारे पास होता है कि इसकी जोग्राफिकल वेरिएशन क्या है. रूरल एरियाज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है या फिर अर्बन एरियाज़ को ये ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है. इंटरनेशनली ये कौन से मुल्क में हमें ज़्यादा मिल रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है वगैरह. ठीक है, उसके अलावा लोकली कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है. कोई वर्क साइट ऐसी है जहाँ पे ये डिज़ीज़ कॉमन है, या स्कूल्स में तो कॉमन नहीं है ज़्यादा. सही है, तो ये प्लेस आ गई इसकी. फिर फाइनली पर्सन. पर्सन में एक पर्सन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको वो इन्वॉल्व कर रहा है. तो पर्सन की एज क्या है, जेंडर क्या है. ठीक है, बिहेवियर्स, कौन से बिहेवियर्स से हैं. बिल्कुल स्मोकिंग है तो लंग कैंसर इज़ मोर कॉमन. ठीक है, एज मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है. एज तो खैर है, जेंडर मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है. एज, ओल्डर एज को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, बिकॉज बाय दैट टाइम एक्सपोजर ज़्यादा हो चुका होता है. ठीक है, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन वगैरह, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें पर्सन में आती हैं. टाइम बेसिकली हमारे पास जो सवाल आता है उसमें व्हेन का आता है. प्लेस में देयर इज़ वेयर का सवाल, एंड पर्सन में हु. ठीक है, व्हेन डज द डिजीज़ अकर, वेयर डज इट अकर एंड हु डज इट इन्वॉल्व. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है. ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़.
तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ या फिर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स में हमारे पास हमें देखना होता है कि आया कि इस डिज़ीज़ के कोई अंडरलाइंग कॉजेज़ तो नहीं है या फिर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो इन्वॉल्व है इस डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस में। तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने में फिर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है वो हम लोग अब बाद में डिस्कस करेंगे जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। ठीक है, फाइनली इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिज़ीज़ या फिर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। अगेन मैं डिज़ीज़ बोल रहा हूँ, व्हाट आई मीन इज़ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। ईजियर मुझे डिज़ीज़ बोलना लग रहा है क्योंकि दिमाग में वो बैठा हुआ है। ठीक है, मेरे जैसी वाइवा में ये गलती नहीं करना, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स बोलना, डिज़ीज़ वैसे ही अभी वैसे ही हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम कितनी है, मतलब कि अमाउंट ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय हेल्थ रिलेटेड इवेंट। सही है, तो ये हो गया हमारे पास एपिडेमियोलॉजी के बारे में। फिर हम आते हैं इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे कि एपिडेमियोलॉजी करते क्यों हैं। तो सबसे पहले टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, टू डिस्क्राइब द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन हेल्थ रिलेटेड इवेंट। तो तीन तो ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा टू एवेल्यूएट थेराप्यूटिक एज वेल एज प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, प्लानिंग के लिए हमारे पास ये डेटा वगैरह प्रोवाइड करता है एंड डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास एपिडेमियोलॉजी मदद करता है उसमें। उसके अलावा ये हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करता है। सही है, तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर पर्पसेस क्या हैं एपिडेमियोलॉजी के या फिर यूजेस क्या हैं एपिडेमियोलॉजी के। तो सबसे पहला यूज़ ये है कि इट अलाउज अस टू स्टडी दी नेचुरल कोर्स ऑफ डिज़ीज़, कि डिज़ीज़ कैसे हो रहा है वो हमारे पास ये, या फिर नेचुरल कोर्स ऑफ डिज़ीज़ भी बोल सकते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ भी बोला जा सकता है। डिज़ीज़ कैसे हुआ, वजूद में कैसे आया वगैरह जो भी है, जैसे कोविड का वुहान से आया था जो भी बोल रहे थे, तो वो हमारे एपिडेमियोलॉजी में मदद करता है। सेकेंड ऑफ ऑल, प्राइमरी एजेंट जिसकी वजह से डिज़ीज़ हो रहा है उसके बारे में हमें इन्फो देता है। उसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिज़ीज़ की जानने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा कोई न्यू एंड इमर्जिंग डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। And it also provides basis for developing health control programs.